हेलो नमस्कार दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक है और सुनने में आप लोग को बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छी है कहानी। ये कहानी दोस्तों एक है मोबाइल एंड्रॉइड फोन की, जो कि रेडमी का होता है। अब वो किसी का गिर गया होता है और वहीं पे एक व्यक्ति पा जाता है और पाने के बाद उस मोबाइल में कुछ चीजें ऐसी देखता है जो देख के जो है पूरी शनाख्त में आ जाता है और उसको दिल दहल जाता है और वो रोने पे मजबूर हो जाता है कि उसमें ऐसी-ऐसी फ़ोटो, ऐसी-ऐसी तस्वीरें, ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें कैद रहती हैं कि देख के जो है उसकी आँखों में आँसू आ जाता है। वो देखने पे मजबूर हो जाता है और सोचने लगता है कि ये एंड्रॉइड फ़ोन मैं किसी को वापस कर दूँगा और इसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा, क्योंकि ये पता नहीं किस दुखियारी औरत का है और वो भी जो है औरत बहुत ही परेशान है, उसका मोबाइल गिरा हुआ था और मैंने पा लिया है, ये बहुत ही पा लिया हूँ। लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को दे दूँगा या किसी रिश्तेदार को दे दूँगा, लेकिन अब ये मोबाइल जो है मैं उसी को वापस कर दूँगा, क्योंकि मेरी इसमें जो ऐसी-ऐसी फ़ोटो, तस्वीरें इसमें कैद है, जिनको देख के मेरी आँखें भर आईं। दोस्तों, आइए आपको ये कहानी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, क्योंकि जो है ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि आखिर उसकी वो ऐसी क्या तस्वीरें देखता है, ऐसी क्या फ़ोटो देखता है कि उसको वो मोबाइल फ़ोन वापस करने की ज़रूरत पड़ती है और वो मोबाइल फ़ोन वापस करने की ही पूरी सोचने लगता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल का सिम निकाल देते हैं, मोबाइल निकाल के सिम निकाल के मोबाइल जो है उसे बेचने के चक्कर में पड़ जाते हैं या अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वापस करने की कोई नहीं सोचता। लेकिन इस कहानी में वो वापस करने की आखिर क्यों सोचने लगता है, ये विस्तार पूर्वक ये कहानी आपको बताते हैं। सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बताइएगा कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से ढूँढ कर कहानी लाते हैं, आपको बताते हैं और रोचक कहानियाँ भी बताते हैं, क्योंकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे और ये रियल कहानी है दोस्तों, सुन के आपको भी मज़ा आएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो ये दोस्तों एक कहानी जो है महाराष्ट्र के नागपुर गांव की एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम जो है कैलाश होता है। अब वो दोस्तों उसका जो है संतरे का 1.5 एकड़ में जमीन होती है, वहीं पे संतरे की बागवान होती है और वही खेती बाड़ी का वो काम करता है। वहीं पे एक झोपड़ी रहती है, उसमें जो है अपना जो है कुछ सामान रखे रहता है खाने पीने का और वहीं पे खाना वाना बनाता है और वहीं पे सो जाता है। एक दिन होता क्या है, वो पशु भी पाल रखे रहता है, गाय भैंस भी पाल रखे रहता है, बकरी भी पाल रखे रहता है। तो वो जो है उन्हीं के चारे के लिए जा रहा होता है। कुछ दूरी पे जब जाता है तो वो क्या करता है कि पार हो रहा होता है तो उसे एक एंड्रॉइड फ़ोन दिख जाता है। वो एंड्रॉइड फ़ोन रेडमी का होता है, उसे उठाता है और देखता है तो उसमें जो है उसको बहुत ही अच्छा लगता है, देखने लगता है कि ये तो मोबाइल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। क्यों नहीं, मोबाइल अब मैं किसी को नहीं दूँगा, इसमें से सिम निकाल के फेंक दूँगा और ये 15 दिन तक इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। वो और जिसका होगा वो मोबाइल नहीं ले पाएगा। वो मोबाइल को दोस्तों स्विच ऑफ कर देता है और स्विच ऑफ करने के बाद जो है उसको अपने पास रख लेता है और अपना काम जैसे तैसे कर रहा होता है, वैसे ही वो कर रहा होता है। उसे उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो पूरा सोचता है कि मुझे ये मोबाइल को जो है 15 दिन बाद वो जिसका भी होगा वो नया खरीद लेगा और या दूसरा खरीद लेगा और इस मोबाइल को भूल जाएगा। वो 15 दिन तक स्विच ऑफ मोबाइल कर देता है और मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद जो है वो अपने कामों में लग जाता है। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि मोबाइल सोचता है कि अब 15 दिन हो गया है, हो सकता है कि अब वो मोबाइल कोई भूल गया हो और दूसरा खरीद लिया हो। वो मोबाइल देखने लगता है और मोबाइल देखते-देखते उसे दोस्तों एक कुछ फ़ोटोएँ उसमें नज़र आने लगती हैं। फ़ोटोएँ में उसको देखता क्या है कि कुछ फ़ोटोएँ जो एक औरत होती है जिसका नाम राधिका होता है और वो राधिका जो है अपने पति के साथ कुछ बढ़िया-सी साड़ी पहने होती है, वो डांस कर रही होती है और कुछ डांडिया डांस होता है, कुछ एक बच्चा भी साथ में होता है, वो भी डांस ये कर रहा होता है।
फिर कुछ दूरी पे वो और भी फ़ोटोएँ देखते हैं, नज़ारे देखता है। वो देखकर फिर वो मोबाइल को और गौर से देखने लगता है, सारी तस्वीरें देखने लगता है। फिर वो आगे जब तस्वीर देखता है तो देखता है कि वो जो आदमी है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहीं पे ये औरत बिलख-बिलख के रो रही है, वहीं पे बच्चा भी दिखाई पड़ता है, जो सर मुड़ाए होता है। तो ये देख के समझ जाता है कि ये कोई विधवा औरत का है, जो कि हँसी-खुशी उसका परिवार रहता है और वो बिखर जाता है और उसका पति जो है इस दुनिया से चला जाता है। और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बच्चा जो है देखने में बहुत सुंदर था, वो भी रो रहा होता है। उसके मन में ये बात जब आती है तो उसके मन तुरंत ये बात देखकर भावुक हो जाता है कि आखिर ये कोई विधवा औरत का ये मोबाइल फ़ोन है और इसमें वो कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन वहीं पे वो विधवा हो जाती है और वहीं पे उसका 7 साल का जो बेटा होता है, वो भी अनाथ हो जाता है और सिर मुड़वाए वो भी रो रहा होता है। उसे देख कर उसकी आँखों में आँसू भर जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि ये मोबाइल जो है, पहले तो सोचता है कि ये मोबाइल अपनी बहन को दे दूँगा, लेकिन बाद में वो फिर सोचने लगता है कि इस मोबाइल को इसकी बहन की ज़रूरत नहीं है उतनी, जितनी उस औरत की ज़रूरत है। फिर वो देखता है, जब मोबाइल खोलता है तो उस पे एक ही फ़ोन जो है कम से कम 10-12 बार आया होता है और वो जब उस फ़ोन को उठा के जब देखता है तो वो उस पे बैक कॉल करता है। बैक कॉल जब करता है तो वो राधिका उठाती है और उठाने के बाद जो है वो रोने लगती है, कहने लगती है कि अरे ये मेरा 15 दिन से मोबाइल जो है गायब हो गया था, कहीं खो गया था और मैं इसे ढूँढ रही थी। मेरा बेटा जो है बहुत परेशान है, तब से वो खाना भी नहीं खाता है और वो मोबाइल देख के ही खाना खाया करता था। अब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, जब से मोबाइल नहीं है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इधर-उधर दूसरे-दूसरे का मोबाइल लेकर कहीं फ़ोन करती हूँ और वही फ़ोन मैं बार-बार मिला रही थी कि हो सकता है कोई अगर अच्छा या कोई सही व्यक्ति के हाथ में अगर ये मोबाइल आया होगा, तो वो मुझे लौटा देगा। तो आप अगर मोबाइल ये पा गए हैं, तो ये मोबाइल मुझे वापस कर दीजिए, मुझे इस मोबाइल की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये बात सुनकर जो है कैलाश जो है कहने लगता है कि ठीक है, आप पता बताइए, मैं आपका ये मोबाइल कल लाके दे दूँगा, आप परेशान ना होइए, आपका बच्चा जो है वो भी अब खाना खाने लगेगा और मैं बहुत ही परेशान हूँ खुद ये मोबाइल देने के लिए। मुझे नहीं पता था, वैसे ये मोबाइल गिर गया था और गिरने की वजह से इसकी कुछ जो है आवाज़-वाज़ बंद हो गई थी। इस चक्कर से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वैसे इस नंबर से मैंने दूसरा कॉल दूसरे मोबाइल से किया हूँ, तो पता चला है कि ये आप ही का मोबाइल है। तो वो राधिका जो है, वो बताती है कि मेरा मोबाइल जो है, मैं रास्ते से आ रही थी किसी अ वहीं पे एक गड्ढा था, वहीं पे गाड़ी उसकी, वहीं पे मोबाइल गिर गया, मैं सरक गया और मैं जान नहीं पाई और कुछ देर बाद में मोबाइल को ढूँढने लगी। फिर मैं काफ़ी मोबाइल को ढूँढा, फिर वो मोबाइल मिला नहीं। मेरा बच्चा मोबाइल देखकर ही खाना खाता था, अब वो बेचारा जो है तब से मायूस है, वो ढूँढता है, वो भी काफ़ी दिन से ढूँढ रहा है लेकिन मोबाइल नहीं मिला। तो आप ये मोबाइल किसी तरीके से हमें लौटा दीजिए। बस यही बात सुनकर जो है कैलाश उनका पता लेता है और पता लेने के बाद आ जाता है दूसरे दिन और आने के बाद जो है वो मोबाइल दे देता है, कहता है देखिए आप ही का मोबाइल है। जब मोबाइल देखती है तो राधिका रोने लगती है, कहती है कि आपकी आँखों में आँसू भर जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी मेरी जो है बहुत ही गाढ़ी कमाई की मेहनत का ये मोबाइल है और मैं इसमें ये मोबाइल से ज़्यादा इसमें कुछ यादें हैं मेरी, जो कम से कम 1000-1200 फ़ोटोएँ इसमें हैं, जो मेरी यादें इसमें सँजोई हुई हैं, मेरे पति के साथ की फ़ोटोएँ हैं। मैं ढूँढ रही थी कि आखिर वो मोबाइल चला गया तो मेरी सारी यादें चली जाएँगी। तो कैलाश कहने लगता है कि देखो ये मोबाइल पहले तो मैं जब ये गिरा तो ये वहीं पे पानी था, पानी में गिर गया तो इसकी आवाज़ चली गई थी। आवाज़ जाने की वजह से मैं इसे स्विच ऑफ कर दिया कि हो सकता है कि अगर मैं स्विच ऑफ नहीं करूँगा तो पूरे मशीन में पानी चला जाएगा और ये खराब हो जाएगा। उसके बाद मैं मोबाइल को निकाल कर आपके पास जब मैं आपकी फ़ोटो और आपके हस्बैंड की फ़ोटो देखा हूँ,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि उनकी फ़ोटो में डेथ हो गया है और वो लड़का आपका गंजा हो गया है, सिर मुड़ाए हुए है और आप भी रो रही हैं, आप विधवा की साड़ी पहने हुई हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब रो बिलख रहे हैं। तो ये कैसे हो गया आपके साथ? किस तरीके से ये घटना हो गई? तो वो कहती है कि मेरे पति और हम जो है डांडिया डांस करके वापस आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने मेरे पति को टक्कर मार दी और वहीं पे गिर के वो तुरंत वहीं पे ऑन स्पॉट खत्म हो गए। और वहीं से मेरी दुनिया उजड़ गई, रंगीन दुनिया थी और वो सब उजड़ गई। मेरे 7 साल का बेटा है, जिसका नाम दिव्यांश है और वो मेरे साथ रहता है। और वो मोबाइल देखकर ही वो खाना-पीना खाता था और वो मोबाइल जब से गिरा तब से वो बेचारा कहीं किसी एकदम मायूस सा हो गया है, अब तो शुद्ध खाना भी नहीं खाता है। इस बात पे कैलाश कहता है कि देखो ये मोबाइल तुम्हारा जो है कुछ बिगड़ सा गया था, इस चक्कर में मैं काफ़ी दिन के बाद खोला हूँ, 15 दिन के लगभग बाद खोला हूँ और मैं उस देखिए दूसरा मोबाइल लाया हूँ, ये आप मोबाइल ले लीजिए। तो ये मोबाइल उतना जितना अच्छा आपका है उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन आपका काम चल जाएगा। आप इसमें वीडियो फ़ोटो भी खींच सकेंगे, किसी से बात भी कर सकेंगे, लेकिन ज़्यादा मेमोरी वाला नहीं है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं आपसे नहीं ले सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आप इतनी दूर से आए हैं और आने के बाद पेट्रोल लगा कर आए हैं। मुझे आपको 100-200 रुपया पेट्रोल का तो देना ही चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपको पैसे दे सकूँ। तो इस बात पे कैलाश कहता है कि अरे नहीं तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे पैसा नहीं माँग रहा हूँ और ये मोबाइल मैं तुम अगर चाहती हो कि मैं पश्चाताप ना करूँ इस चीज़ का कि 15 दिन मेरे पास था, तो ये मोबाइल आप रख लीजिए। तो कहती है वो बड़ी नानुकुर करती है, उसके बाद मान जाती है, कहती है चलिए आप देवदूत बन के आए हैं, अच्छा हुआ। चलिए मेरा मोबाइल खराब हुआ तो आपने दूसरा मोबाइल दे दिया, तो इससे कहती है चलिए घर पे कुछ चाय पानी कर लीजिए। तो कहते हैं कि चाय पानी करने के लिए जो है पहले तो वो सोचने में पड़ जाती है कि ले चलूँ कि ना ले चलूँ, संकोच करने लगती है। तो फिर ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि शायद इसके घर में कुछ चाय पानी की व्यवस्था ना हो, तभी ले जाने से कतरा रही है। फिर ये कहता है कि चलो हम लोग कहीं यहीं आस-पास बैठ के जो है कहीं रेस्टोरेंट में चाय पानी कर लेंगे। लेकिन जो है वो कहती है कि मैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट में चाय पानी नहीं करती हूँ और ना आस-पास घर के कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ बैठती हूँ, ना कहीं आस-पास रेस्टोरेंट में बैठती हूँ। इस वजह से मुझे डर लगता है अपने परिवार वालों से। तो कहता है कि क्या तुम ये बताओ, क्या तुम अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहती, मायके में नहीं रहती हो, ससुराल में नहीं रहती हो, कहाँ रहती हो? तो कह ना मैं मायके में रहती हूँ और ना ससुराल में रहती हूँ। मैं जो है मेरे ससुराल में जो है मेरे पति के पिता हैं, ससुर हैं और मेरा एक देवर है, जो कि बहुत दारू शराब पीते हैं, बहुत गाली-गलौज बकते हैं, मुझे उल्टा-सीधा कह रहे थे। मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया, भाई चला गया, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, तुम्हारे साथ ही ना वो जाता, ना तो ये सब घटनाएँ होती, वो सब मुझे कुलच्छनी कह रहे थे। इस चक्कर में परेशान होके मैंने जो है अपना घर जो है एक किराए के मकान ले लिया, वहीं पे रह रहा था और रह रही थी। लेकिन अब मैं जो है तब तक बेटा उसका जो है सुन रहा होता है और कहता है कि अरे मम्मी, वो जो आंटी हैं वो किराया माँग रही थी और कह रही थी कि अगर तुम किराया अब की बार अगर हम लोग नहीं देंगे, तो हम लोग को घर से भगा देंगे, निकाल देंगे। तो वो चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ। वो क्या जाने कि बच्चे क्या कह देंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आखिर उसने सारी सच्चाई कबूल दी। कैलाश सुनता है, उसको एक और धक्का लगता है कि इसका मतलब जो है ये बेचारी जो है, ये घर से भी दूर है और किसी तरीके से किराया भाड़ा भी नहीं दे पा रही है। तो ये कहता है चलो तुम मेरे यहाँ चलो, वहाँ पे काम धंधा बहुत है, वहाँ पे तुम कोई काम कर लेना। तो पूछती है कि आपके यहाँ कैसा काम है, किस तरीके का काम है? तो वो कहता है कि देखो मेरे यहाँ जो है 1.5 एकड़ में जो है मैं संतरा का बागवान लगा रखा हूँ और मैं अकेले ही तोड़ता-ओड़ता हूँ। कोई तोड़ने वाला दूसरा नहीं है, उसको तोड़ोगी और जो मेरे कुछ जानवर हैं उनको चारा पानी खिलाना होता है। वैसे भी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। देखिए आपका पति खोया है
और मेरी पत्नी खोई है। मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया था और 5-6 साल का बच्चा भी मेरे पास है। और देखिए, ये इत्तेफाक है कि जो बच्चे जो आपके हैं वही बच्चा, उतने ही साल का बच्चा मेरा भी है। और मेरी शादी जो है 12 जनवरी 2025 को हुई थी और उसी समय जो है आपकी भी शादी हुई थी। इत्तेफाक है कि जिस समय आपकी शादी हुई उसी उसी डेट में मेरी भी शादी हुई। 24 अप्रैल का ही महीना था। जिस समय आपका बच्चा हुआ उसी समय मेरा भी एक बेटा हुआ, जो 7-8 साल का है, लगभग बराबरी है। क्यों, हम लोग की कहानी एक दूसरे से बहुत ही मिलती जुलती है। तो क्यों ना आप मेरे ही साथ चलिए और वहीं पे ही काम धंधा कीजिए और वहीं पे आपको काम भी मिल जाएगा और इस तरीके से छुटकारा मिल जाएगा यहाँ की जिल्लतों से। तो इस बात पे लड़का कहता है, हाँ मम्मी चलते हैं इनके साथ, अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं। तो अंकल जी क्या करते हैं कि कैलाश जो है कहता है कि अरे हम लोग चलेंगे तो, लेकिन यहाँ आए हैं तो चाय पानी नाश्ता करके ही चलेंगे। फिर वो ऑर्डर करता है तो ये बहुत ही मना करती है, नहीं नहीं आप, मुझे चाय नहीं पीना है। आप ऐसा करिए कि मेरा मोबाइल ठीक कर दीजिए और मेरा मोबाइल ठीक करके दे दीजिए। तो कहता है कि ठीक है चलो, अभी मैं तुम्हारा मोबाइल में से सिम निकाल कर इस नए मोबाइल में लगा लेता हूँ और तुम्हारा सिम भी दे देता हूँ, लेकिन पहले हम लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो इस बात पे जो है वो खाना पीना का ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट में और चाय पानी का भी ऑर्डर देते हैं। बढ़िया से ये लोग खाना पीना खाते हैं और उसके बाद जो है चाय पानी करके जो है नाश्ता करके वो कहता है कि मेरी गाड़ी पे बैठो दिव्यांश और चलो मेरे घर, और वहाँ पे तुम लोग को बहुत ही अच्छे-अच्छे खिलौने देंगे और बहुत ही बढ़िया से रखेंगे और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस बात पे दिव्यांश बड़ा खुश हो जाता है, वो गाड़ी पे आके बैठ जाता है। मम्मी सकुचाती है, कहती है कहाँ बैठ रहे हो? लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। दिव्यांश कहता है कि मम्मी चलो ना, आप अंकल तो सही बोल रहे हैं, चलो हम लोग इनके घर चलते हैं, वहीं पे हम लोग रहा जाएगा। इस बात पे काफ़ी मना करने के बाद जो है राधिका तैयार हो जाती है और पीछे गाड़ी पे बैठ जाती है और बैठने के बाद जब वो जा रही होती है रास्ते से, तो जाने के बाद जब उसके घर पहुँचती है, कैलाश के घर, तो देखती है कि वहाँ पे सब संतरे ही संतरे लगे हैं। तो कहती है क्या आपके यहाँ संतरे का ही बागवान है क्या? तो कहता है कि हाँ मेरे 1.5 एकड़ का ज़मीन है, वहाँ पे केवल संतरा ही बोता हूँ और संतरा ही लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जो जानवर हैं उनके लिए मैं घास काटता हूँ और लाके उनको चारा पानी करता हूँ। और वहीं पे एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में कभी नॉनवेज बनाने के लिए वो जो है एक छोटी-सी कढ़ाई और भगोना रखे हुए होता है, चाकू को रखे हुए होता है काटने-पीटने के लिए। और वो कहता है कि कभी-कभी नॉनवेज अगर खाने का मन कर जाता है, तो मैं यहीं पे बनाता हूँ, यहीं पे खाता हूँ, यहीं पे सो जाता हूँ। तो वो कहती है कि और कोई यहाँ आस-पास नहीं आता है? तो कहते हैं कि और कोई आस-पास यहाँ आता ही नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है, आस-पास नहीं आता है, नहीं कोई आता है, चलो मैं आ गई, अब आपको जो है ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो क्या करती है कि अब बाद में जाता है तो वो उसके लिए बिस्तर ले आता है और बढ़िया खटिया ले आता है और सब कुछ लगा के बढ़िया फ्रेश कर देता है। कहता है कि देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है। हम लोगों को एक-दूसरे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा पति खोया तो तुम्हारी दुनिया उजड़ गई, मेरी पत्नी खोई तो मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी पत्नी को साँप ने काट लिया, मैंने बहुत कोशिश की बचाने की लेकिन बचा ना सका। हम लोग दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं और हमें जो है तुमको तुम्हारे जैसी औरत की ज़रूरत थी, तुमको हमारे जैसे आदमी की ज़रूरत थी, तो क्यों ना हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। तो इस बात पे राधिका कहती है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, मैं तो विधवा हूँ। तो कहते हैं कि मैं भी तो एक तरीके से विधवाई विधुर हूँ, क्योंकि मेरे भी तो पत्नी नहीं है और हम लोग के एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। तभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो है उसके ससुराल वाले आ जाते हैं। ससुराल के यानी उसका जो देवर होता है वो आ जाता है और उसका जो
जो ससुर होता है वो आ जाता है। आने के बाद कहते हैं कि भाई हम लोग काफ़ी दिन से तुमको ढूँढ रहे थे, तलाश रहे थे लेकिन तुम मिल नहीं रही थी। लोग ताने मार रहे थे कि एक विधवा को हम लोग नहीं रख पाए और एक बच्चे को नहीं रख पाए और तरह-तरह की बातें हो रही थी कि वो कहीं भाग गई है और तुम यहाँ आकर जो है इस आदमी के साथ रंगरलिया मना रही हो। तो वो कहती है कि मैं रंगरलिया नहीं मना रही हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत मज़दूरी करती हूँ तब जाके मुझे खाना मिलता है और दूसरी बात ये है बहुत ही अच्छे और बहुत ही होनहार ये व्यक्ति हैं। इन्होंने मेरा फ़ायदा कभी नहीं उठाया बल्कि हमें हमेशा बढ़ावा दिया है और मैं तो कहते हैं तब तक उसका जो देवर होता है वो तुरंत आता है और हाथ पकड़ के घसीटने लगता है, कहता है तुम्हें तो इतनी मार मारूँगा कि तुम भूल जाओगी दूसरे आदमी के साथ जाना और तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूँगा। घर चल तब तुमको मैं बताता हूँ, तब तुम्हारी हैकड़ी निकलती है। इस बात पे औरत वो चिल्लाने लगती है राधिका और वो बच्चा भी चिल्लाने लगता है। यही उसको कैलाश को देखा नहीं जाता है, वो आता है और तुरंत पकड़ लेता है उसके देवर का हाथ और कहता है देखो तुम इसको ऐसे नहीं मार सकते हो और तुम जो है ऐसे नहीं इससे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते हो बिना मर्ज़ी के, समझे? मैं अपनी मर्ज़ी से आई है, अपनी मर्ज़ी से ही जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं जाएगी। इस बात पे जो है कहता है कि इसका मतलब तुम लोग जो है हम लोग से आँख मिचौली वाला खेल खेल रहे हो। इस बात पे पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है, दोनों लोग को दोनों बच्चों को ले जाके थाने पहुँचाती है। पहुँचने के बाद वो पूछती है कि आखिर तुम लोगों का झगड़ा क्या है? तब वो सही-सही बता देती है राधिका कि मेरे पति को मरे जो है 2 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तब जाके अपना गुज़र-बसर करती हूँ। तो वो कैलाश कहता है कि तुमको ये कैसे मिले? तो कैलाश बताता है कि मैं भी मेरी पत्नी मर गई है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ और ये भी मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन ये जो इसके देवर हैं और इसके जो ससुर हैं, ये शादी कराना कर देना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये जिल्लत की ज़िंदगी जिलाने के लिए जो है मजबूर कर रहे हैं, इसको अपने घसीट कर अपने घर ले जा रहे हैं। इस बात पे वहाँ का जो थानेदार होता है, वो कहता है, कि देखो ना तुम पानी दोगे बाप को उसके कहता है देखो इस औरत के इसकी की कहानी कैसे सेट होगी, न तो तुम पानी दोगे, न तुम्हारा देवर पानी देगा, बल्कि इसकी जुल्म ढाओगे और इसकी इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। और ये अगर इस कैलाश नाम के व्यक्ति से शादी करना चाहती है, कैलाश रखना चाहता है, तो दोनों विधवा हैं, दोनों न उसके पास पत्नी है, न इसके पास पति है, दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत भी शायद करने लगे हैं, तो क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए इन दोनों की और तुम लोग जो है अपने घर लौट जाओ और इस तरीके से झंझट-टंझट नहीं करना, ना लड़ाई करना। अब तुम लोग जाओ, अब इसकी शादी हम लोग यहीं पे कोर्ट मैरिज करा देते हैं और बाकायदे मंदिर में जाके ये लोग शादी कर लेंगे और गुज़र-बसर अपना करेंगे। ये बात सुनकर जो है पुलिस वालों की बात सुनकर ना उनका देवर कुछ बोल पाता है, ना उसका ससुर कुछ बोल पाता है और ये लोग जो है उससे शादी करने बाकायदा कोर्ट मैरिज करा देते हैं और ये लोग जो है वहीं पे एक मंदिर होती है, वहीं पे जाके शादी कर लेते हैं और फिर एक-दूसरे से राज़ी-खुशी से रहने लगते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक वो लोग दंपति जीवन बिताने लगते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है और कहानी से क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।